नमस्कार दोस्तों, बीएस गुरु एजुकेशन में एक बार फिर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं भूपेंद्र सिंह आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए देखते हैं। पहली न्यूज़ क्या है हमारी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 जारी की है। फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्ट है आपकी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने, केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 जारी की गई है। अक्टूबर 2021 में भारत के वन शासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में एक संशोधन भी पारित किया गया था। यदि बात करें वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में, तो यह भारत के वन और वृक्ष आवरण का आकलन है। इस रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से यानी 2 वर्षों में एक बार, यानी अभी ये 2021 में आई है, तो इसलिए ये 2019 में आई थी पिछली बार। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और वर्ष 1987 में पहला सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ था और वर्ष 2021 में भारत वन स्थित रिपोर्ट यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी एसफर का यह 17वां प्रकाशन है। एसफर यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट का 17वां प्रकाशन है। एसफर का उपयोग वन प्रबंधन के साथ साथ वानिकी, कृषि वानिकी क्षेत्र में नीतियों के नियोजन एवं निर्माण में किया जाता है। वनों की 3 श्रेणियों का सर्वेक्षण किया गया है, जिनमें अत्यधिक सघन 70% से अधिक चंदावन घनत्व, मध्यम सघन 40 से 70 के बीच में, और खुले वन अगर देखें तो 10 से 40%। अगर हम बात करें स्क्रब्स यानी चंदावा घन 10% से कम का भी सर्वेक्षण किया गया, लेकिन उन्हें वनों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से वनों को 3 श्रेणियां हमने यहाँ पर देखी हैं। पहली अत्यधिक सघन वन, दूसरा मध्यम सघन वन और तीसरे खुले वन। जहाँ पर 70 से अधिक घनत्व है वो जो है अत्यधिक सघन है, जहाँ 40 से 70 के बीच में वो मध्यम सघन है, और अगर कहीं पर 10 से 40 पर है तो उन्हें खुले वन के रूप में जाना जाता है। देखते हैं इस सफर रिपोर्ट 2021 की विशेषताएं क्या हैं। इनमें से पहली बार टाइगर रिजर्व, कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते हैं में वन आवरण का आकलन भी किया गया है। वर्ष 2011 और 21 के मध्य बाघ गलियारों में वन क्षेत्रों में 37.15 वर्ग किलोमीटर यानी 0.32% यानी 0.32% की वृद्धि हुई है। लेकिन बाघ अभ्यारण्यों में 22.6 वर्ग किलोमीटर यानी 0.04% की कमी भी आई है। अगर देखें तो इन 10 वर्षों में 20 बाघ अभ्यारण्यों का में वन वन वनावरण में वृद्धि हुई है। सबसे पहली बात ये देखते हैं, और साथ ही 32 अभ्यारण्यों के वन क्षेत्र में कमी आई है। बक्सा पश्चिम बंगाल, अन्नामलाई तमिलनाडु, इंद्रावती रिजर्व छत्तीसगढ़, यानी बात करें बक्सा टाइगर रिजर्व यानी जो पश्चिम बंगाल में है, अन्नामलाई तमिलनाडु में है, और इंद्रावती रिजर्व है छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है, यानी कि इनका क्षेत्र बढ़ा है। यानी अगर पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व की बात करें, अन्नामलाई तमिलनाडु में है उसकी बात करें, इंद्रावती रिजर्व की बात करें जो छत्तीसगढ़ में है, तो इनमें वृद्धि देखी है। जबकि अगर बात करें कवल जो कि तेलंगाना में है, भद्र कर्नाटका में है, सुंदरबन रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, इन और अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिवर में सबसे अधिक 97% आवरण जो है वनों का स्थापित हुआ है। और यदि रिपोर्ट के निष्कर्ष में वृद्धि को देखें तो क्या पता चलता है, इसको देखते हैं। निष्कर्ष इसका क्या है रिपोर्ट का। रिपोर्ट के निष्कर्ष क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अगर देखें तो इसमें क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है। पिछले 2 वर्षों में 1540 वर्ग किलोमीटर के अतिरिक्त कवर के साथ देश में वन और वृक्षों के आवरण में वृद्धि जारी है। और भारत का वन क्षेत्र 7,13,789 वर्ग किलोमीटर
है, यह देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 21 दशमलव, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, 21.71% है। वर्ष 2019 में जो कि 21.67 था से अधिक है। यानी पिछले अगर 2019 की रिपोर्ट ये सफ़र की, अगर 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो 21.67% था, पर इस समय ये 21.71% है 2021 में। वृक्षों के आवरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। यानी अगर देखें तो 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से अगर ओवरऑल रिपोर्ट की बात करें तो इसमें कुछ वृद्धि देखी जा रही है। अगर वनों में वृद्धि की कमी को देखते हैं तो वातावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी अगर देखें अरुणाचल प्रदेश, अगर वनों में वृद्धि या कमी की बात करें तो वनों में सबसे अधिक कमी जो है कम अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में हुई है। यानी अगर देखें तो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में, यानी जो पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं वहां पर वनों में कमी आई है। अगर उच्चतम वन क्षेत्र देखें, आच्छादन वाले राज्यों को देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है और अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र इसके बाद है। यानी सबसे ज़्यादा आपके जो वन आच्छादित क्षेत्र है वो एमपी के पास है और इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश के पास है, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष 5 राज्यों की अगर बात करें तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में भाव वन आवरण की बात कर रहे हैं। तब शब्द वन क्षेत्र, यानी अगर बात करें शब्द जो वन क्षेत्र है, इसे क्या है तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार भूमि की कानूनी स्थिति को दर्शाता है, फॉरेस्ट एरिया। जबकि वन आवरण, फॉरेस्ट कवर शब्द किसी भी भूमि पर पेड़ों की स्थिति को दर्शाता है। अगर हम वन क्षेत्र की बात कर रहे हैं यहाँ केवल कि ये भाई ये वन क्षेत्र है तो वो सरकारी भूमि यानी फॉरेस्ट एरिया अगर बात करते हैं तो वो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार दर्शाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि वन आवरण की तो किसी भी भूमि पर, चाहे वो सरकारी हो या किसी पर्सनल जमीन पर कोई भी पेड़ है तो उसे हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं। तो अगली बात करते हैं हम मैंग्रोव में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है। मैंग्रोव फॉरेस्ट में 17% की वृद्धि देखी गई है। भारत के का कुल मैंग्रोव आवरण 4,992 किलोमीटर हो गया है। जंगल में आग लगने की आशंकाएं कुछ इस प्रकार से देखते हैं और क्या हो रही हैं। 35.46% वन क्षेत्र जंगल की आग से ग्रस्त है और इसमें 2.81 अत्यंत अग्निप्रवण और 7.85 अति उच्च अग्निप्रवण और 11.51 उच्च अग्निप्रवण है। अगर वर्ष 2030 तक भारत में 45 से 64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान में से प्रभावित होंगे तो सभी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड को छोड़कर में वन अत्यधिक संवेदनशील जलवायु वाले हॉटस्पॉट होंगे। अगर लद्दाख की बात करें तो वनावरण यहाँ पर 0.1 से 0.2% से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है अगर लद्दाख की बात करें तो इस प्रकार से अगर देखें मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं, आप देख पा रहे होंगे कि जहाँ पर आपका पॉजिटिव चेंज को दिखाते हैं ये कलर्स और ये कलर्स आपके नेगेटिव चेंजेस को दिखाते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसा हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर आपके जो पूर्वोत्तर के 5 राज्य हैं वहाँ पर आपको काफ़ी सीवियर कंडीशन यानी नेगेटिव चेंजेस मिल रहे हैं। और अगर हम बात देखें इसी प्रकार से आपका एक राज्य इधर पंजाब है उसमें भी काफ़ी सीवियर इस कंडीशन दिखाई दे रही है। बाकी अगर देखें जहाँ पर एक ग्रीनरी है तो यहाँ नो चेंज की स्थिति है। और देखते हैं अगर आंध्र प्रदेश में गेन हुआ है सर 647 किलोमीटर का स्क्वायर किलोमीटर का, तेलंगाना में 632, उड़ीसा में 537, कर्नाटका में 155 और झारखंड में 110। और लॉस वाले स्टेट हैं अरुणाचल प्रदेश, जैसा आप यहाँ मानचित्र में देख पा रहे हैं, मैंने बताया ही अभी कि रेड कलर से उन्हें शो किया गया है। तो स्टेट है आपका 257 अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में। तो इस प्रकार से इनकी कंडीशन काफ़ी, मणिपुर हो गया, नागालैंड है, मिजोरम है और मेघालय में भी काफ़ी कम मात्रा में वैसे हुआ, लॉस हुआ है लेकिन काफ़ी कम मात्रा में, 73 सबसे कम मात्रा में मेघालय में लॉस हुआ है। तो इस प्रकार से ये फॉरेस्ट कवर
जो है आपको बताया गया इस सफ़र रिपोर्ट के द्वारा, जो कि 2 वार्षिक में आने वाली रिपोर्ट है, 2021 में आई है, तो अब ये अगले वर्ष 2023 में आएगी। तो इस प्रकार बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है फ्रेंड्स, एक प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ को, आपके जो रॉकेट वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है एस सोमनाथ, सोमनाथ, इन्हें इसरो का, इनको जो है इसरो का सचिव के रूप में, अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान है, वहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान है, उसके अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव के रूप में डॉक्टर सोमनाथ का, एक उनको डॉक्टर सोमनाथ को आपका इनको चुना गया है या नियुक्त किया गया है। बात करते हैं इनके योगदान के विषय में। तो उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 यानी GSLV मार्क थर्ड के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई है। वर्ष 2003 में GSLV मार्क थर्ड परियोजना में शामिल हुए और 2010 से 14 तक परियोजना निदेशक के रूप में कार्य किया। वह प्रमोशन वाहनों के सिस्टम इंजीनियर के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं। बाद में उन्होंने GSLV के लिए स्वदेशी क्रायोजेनिक चरणों के विकास में योगदान दिया। अगर बात करें इसरो की, तो यह भारत की अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है, यानी स्पेस एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो का गठन 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और दोहन की दृष्टि से किया गया था। तो जैसा कि आपके लिए न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो इसने इसरो है उसका गठन 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के को आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। तो इसका मुख्यालय, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बेंगलुरु में है, जैसे इसे ध्यान रखिए। बात करते हैं इसरो ने अपने पूर्ववर्ती इन कॉस्पेर यानी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की जगह ली। यानी पहले इसे हम इन कॉस्पेर यानी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय, यानी पहले जो पूर्ववर्ती इसरो का नाम था वो था इन कॉस्पेर, जिसकी स्थापना 1962 में हो गई थी। और भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापकों में से एक माना जाता है। इसरो की अगर उपलब्धियों की बात करें तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट इसरो द्वारा बनाया गया था, जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। वर्ष 1980 ने रोहिणी के प्रेक्षण को चिन्हित किया, जो पहला उपग्रह था जिसे SLV-3 द्वारा सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा गया। यह एक भारत निर्मित प्रेक्षण यान था। इसके बाद इसरो द्वारा 2 अन्य रॉकेटों को विकसित किए गए, जिन्हें PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में रखने के लिए, और GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट उपग्रहों को भूमि स्थिर कक्षाओं में रखने के लिए। यानी 2 कक्षाएं होती हैं फ्रेंड्स, एक होती है आपकी पोलर सैटेलाइट यानी उपग्रहों की ध्रुवीय कक्षा, उपग्रह की ध्रुवीय कक्षा में रखने के लिए, और दूसरा है भू स्थिर कक्षा। तो जो ध्रुवीय कक्षाओं में ले जाने के लिए हम PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को यूज करते हैं, और अगर हम उपग्रहों को भू स्थिर कक्षा में लॉन्च करना चाहते हैं तो हम उसके लिए जियो सिंक्रोनस का कार्य करते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसको एक बार देखें हम लोग, तो जैसे हमारी अर्थ है, इस तरह से अर्थ को देखें आप, ये तो यहाँ ये होगा नॉर्थ, थोड़ा सा देखते हैं, ये ऊपरी हिस्सा आपका नॉर्थ होगा और निचला हिस्सा होगा आपका साउथ। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ पर हम किसी कोई सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो वो हमारी उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा कहलाती है, और इसे हम PSLV से लॉन्च करते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पृथ्वी के किसी हिस्से को इन हिस्सों में यानी स्थिर कक्षाओं में रखने की कोशिश करते हैं तो इसे हम GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का नाम देते हैं। तो इस तरह बढ़ते हैं आगे की तरफ।
दोनों रॉकेटों ने भारत के साथ साथ अन्य देशों के लिए कई पृथ्वी अवलोकन संचार उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। IRNS एस और गगन जैसे स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन सिस्टम भी तैनात किए गए। IRNSS और गगन जैसे स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन यानी जैसे कि GPS है, इस तरह से नेविगेशन सिस्टम भी तैनात किए गए हैं। क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को हिंद महासागर के पानी में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता के लिए सटीक स्थित सूचना सेवा प्रदान करने हेतु डिजाइन किया गया। गगन भारत का पहला उपग्रह आधारित ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जो इसरो के GSAT उपग्रहों पर निर्भर करता है। जनवरी 2014 में इसरो GSAT 14 उपग्रह के GSLV D5 परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया, जिससे यह क्रायोजेनिक तकनीक विकसित करने वाले दुनिया के केवल 6 देशों में शामिल हो गया। इसरो की कुछ उल्लेखनीय अंतरिक्ष खोजों में चंद्रयान-1, चंद्र ऑर्बिटर, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मंगलयान फर्स्ट और एस्ट्रोसैट अंतरिक्ष वेधशाला शामिल है। मार्स ऑर्बिटर मिशन की सफलता ने भारत को मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला दुनिया का चौथा देश बना दिया। भारत ने 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान फर्स्ट के बाद अपना दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 लॉन्च किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इसरो के विषय में, और इसरो के जो नए अध्यक्ष और सचिव बनाए गए हैं वो हैं डॉक्टर S सोमनाथ, जैसे कि आपने यहाँ देखा। अभी हम इसी पेज में न्यूज़ ले रहे थे, डॉक्टर सोमनाथ। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय से, MHRD यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर उच्च शिक्षा क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रौद्योगिकी हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन 3.0 यानी नेट 3.0 की घोषणा की गई है। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो नेट योजना का मॉडल यह सरकार और भारत की शिक्षा प्रौद्योगिकी यानी एडटेक कंपनी के बीच एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल आधारित है। और यदि बात करते हैं नेट का उद्देश्य समाज में आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों की सुविधा के लिए शिक्षा अध्ययन में सर्वोत्तम तकनीक संसाधनों को मंच पर लाना है। अगर लक्षित क्षेत्र की बात करें तो रोजगार योग्य कौशल वाले क्षेत्र में सीखने या ई सामग्री के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले प्रौद्योगिकी संसाधनों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। बात कर रहे हैं अगर इसकी, तो इसकी कार्य पद्धति की, तो इसके तहत सरकार एक एडटेक कंपनी द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला के लिए मुफ्त कूपन वितरित करने की योजना बना रही है। कार्यान्वयन एजेंसी होगी इसकी AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद। तो इस प्रकार से एडटेक क्या है फ्रेंड्स, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जो एडटेक है एक अधिक आकर्षक, समावेशी, व्यक्तिगत रूप से सिखाने के अनुभव हेतु कक्षा में IT उपकरण का अभ्यास से संबंधित है। एडटेक के इच्छित लाभ क्या हैं जरा देखें तो इसमें अविश्वसनीय क्षमता है प्रौद्योगिकी में, और यह मानव को इच्छित लाभ प्राप्त करने में सक्षम है, जो इस प्रकार से जैसे शिक्षा के अधिक से अधिक निजीकरण को बढ़ावा देगी, सीखने की दर में सुधार करके शैक्षिक उत्पादन में वृद्धि करेगी, अवसंरचनात्मक सामग्री की लागत को कम करना और बड़े पैमाने पर सेवा प्रदान करना, शिक्षकों और निर्देशकों के समय का बेहतर उपयोग करना। इसी में अगर इसी की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी NEP 20 निर्देश के तहत हर स्तर पर प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के स्पष्ट आह्वान के लिए उत्तरदायी भी होगी। अगर बात करें शिक्षा, मूल्यांकन, योजनाओं के निर्माण, प्रशासनिक क्षेत्र में तकनीकी के प्रयोग पर विचार के स्वतंत्र आदान प्रदान हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच यानी नेशनल एजुकेशनल फोरम यानी नेफ्ट नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना
की है। अगर बात करें इसी की, तो इसका स्कोप क्या है, तो भारतीय एडटेक इकोसिस्टम में इनोवेशन की काफ़ी संभावनाएं हैं। और बात करें तो 4,500 से अधिक स्टार्टअप्स और लगभग 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मौजूद मूल्यांकन के साथ बाजार तेजी से विकास कर रहा है, और अनुमान है कि अगले 10 वर्षों में इसके 30 अरब अमेरिकी डॉलर का बाजार बनने की उम्मीद है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अगली न्यूज़ लेते हैं। नाटो, जिसे उत्तरी अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के रूप में जाना जाता है। नाटो और रूस के मध्य ब्रुसेल्स में नाटो रूस परिषद यानी यूक्रेन की मौजूद स्थिति और यूरोप की सुरक्षा हेतु इसके निहितार्थों पर चर्चा की गई। नाटो और रूस के प्रतिनिधियों के बीच वार्ता बिना किसी स्पष्ट परिणाम के संपन्न नाटो रूस परिषद की स्थापना 28 मई 2002 में को रोम घोषणा में नाटो रूस शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसने स्थायी संयुक्त परिषद का स्थान लिया, जो कि आपसी संबंधों पर वर्ष 1997 के नाटो रूस स्थापना अधिनियम द्वारा परामर्श और सहयोग हेतु एक मंच है। नाटो रूस परिषद परामर्श, सर्वसम्मति निर्माण, सहयोग, संयुक्त निर्माण, संयुक्त कार्रवाई हेतु एक तंत्र है जिसमें व्यक्तिगत नाटो सदस्य राज्य और रूस समान हित के सुरक्षा मुद्दों के व्यापक स्पेक्ट्रम पर समान भागीदारी के रूप में काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये चर्चा हुई। इसमें देखते हैं इसके और विषय में। अगर बात करें इस मैप में, तो आप जहाँ पर ये देख रहे हैं ब्लू, वो नाटो देश हैं। और अगर बात करें उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन की, तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 की उत्तर अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन साक्ष्य भी कहा जाता है या संधि भी कहा जाता है, द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। नाटो सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी सदस्य देशों पर आक्रमण माना जाता है। ज्ञातव्य है कि यह नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। वर्ष 2019 तक इसके सदस्य देशों की संख्या 30 थी। वर्ष 2017 में मोटेनग्रो इस संगठन में शामिल होने वाला नवीनतम सदस्य देश बन गया है। तो इस प्रकार से ये नाटो संगठन है। तो आप बढ़ते हैं आज के न्यूज़ के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।